हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर तरलों के यांत्रिक गुण की। इस चैप्टर के अंदर में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से किसी फ्लूइड के ऊपर अगर उसको स्थिरावस्था में रखा जाता है तो उसके इंटरनली दाब कैसी होती है। इस पूरे पोर्शन को हम लोगों ने द्रव स्थैतिकी कहा एंड हमने इसको अपने प्रीवियस वन सेशन में कंप्लीट किया। अब यहां से शुरू करने जा रहे हैं हम इसके दूसरे पोर्शन की, जहां पर हम बात करेंगे द्रव गतिकी की, अर्थात जहां पे फ्लूइड्स को मूव कराने वाले, फ्लूइड चलने वाले एक जगह से दूसरी जगह पे। तो जब चलते हैं, जब गति करते हैं तो बहुत सारी बातें आती है ध्यान में, उन्हीं के डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे पास में सबसे पहले टॉपिक है शांता और दूसरा शांता गुणांक। मतलब हम यहां पे विस्कोसिटी की बात करने वाले हैं। जिस प्रकार से किसी ठोस के लिए घर्षण बल होता है, जब कोई ठोस जब गति करता है तो उसके लिए घर्षण बल होता है, ठीक उसी तरीके से यहां पर लिक्विड जब एक तरीके से गति करेगा, गैस जब एक तरीके से गति करेगा, तो उनके सतहों के मध्य में भी घर्षण बल काम करता है। वही घर्षण बल श्यान बल कहलाता है, वही श्यानता है ये गुण उसका, और उस शांता के लिए हम गुणांक भी ज्ञात करके आएंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दैट इज अगर आप जेई की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, यहां पर भी ये पूरा का पूरा सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक शांता, हमारी विस्कोसिटी। तो देखिए भाई, शांता जो है, विस्कोसिटी जो है, ये वर्ड तभी आएगा रोल में जब कभी हमारा द्रव गति करना शुरू करेगा। जब द्रव गति करेगा तो द्रव में उसके विभिन्न परतों के बीच में आपेक्षिक गति होने के कारण ये वर्ड जो है, ये शांता जो है, ये इंट्रोड्यूस होता है। क्या कहते हैं? तो देखिए, द्रव की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को शान बल कहते हैं। चलिए जरा हम द्रव की गति को पहले हम समझ के आते हैं, फिर इसके डिस्कशन करते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि द्रव गति कर रहा है, तो द्रव की गति करने की कंडीशंस क्या होंगी? तो देखिए, एक लेयर ये है, एक द्रव का लेयर ये है, एक द्रव का लेयर ये है, एक द्रव का लेयर ये है, एक और लेयर है, एक और लेयर है। ऐसी बहुत सारी लेयरें हैं जिसमें ये द्रव गति कर रहा है। तो मैं कहता हूं किसी दो लेयर की बात कर लीजिए, एक लेयर ये और एक ठीक उसके नीचे वाले लेयर की। अगर दो लेयर्स को बढ़ना है तो मैं ठोस पे चलता हूं। ठोस में हमने क्या कहा था कि भैया अगर इसके ऊपर आपने इस दिशा में बल लगाया और ये एक फिक्स पॉइंट है, एक सतह है फिक्स, तो इस सतह के और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक बल काम करेगा जिसको हम कहते हैं घर्षण बल। अगर आपने घर्षण बल को ओवरकम कर लिया, इतना बल लगाया, तो इसके अंदर में त्वरण होगा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये गमन करेगा। यानी जैसे ही मैं इसके ऊपर स्लाइड ओवर करता हूं तो मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक इसके सतह के ऊपर काम कर रहा है, इसके स्पर्श रेखीय दिशा में, वो पीछे की तरफ, जिसको घर्षण बल कहते हैं। उसी तरीके से लिक्विड के दो लेयर्स की बात करें, इसकी और इसकी, तो इसके बीच में ये जो है, इनके बीच में ये आखिर लिक्विड है तो ऐसा तो होगा नहीं हवा में चलेंगे भाई, कनेक्शंस तो होंगे। गैस में भी ये काम होगा, क्योंकि हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, हम द्रव की बात कर रहे हैं, यानी ये तरल की हम बात करेंगे, तो भैया ये दोनों ही जगहों पे हमको देखने को मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर इस पे एक स्पर्श रेखीय बल लग रहा है, इस पे एक बल लग रहा है जिसके कारण ये ऊपर वाली लेयर आगे की तरफ बढ़ना चाह रही है, तो इसका मतलब इन दोनों सतहों के बीच में पीछे की तरफ भी एक बल लगेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? घर्षण बल कहेंगे। अब यही घर्षण बल यहां पर घर्षण बल ना कहलाते हुए क्या कहलाता है भाई? तो ये श्यान बल कहलाता है, ये विस्कस फोर्स कहलाता है। और ये प्रॉपर्टी जिसके कारण द्रव के दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल का अध्ययन किया जाता है, शांता कहलाता है। क्लियर हो गई बात? शान बल क्या है भाई? तो मैं कहता हूं किसी भी फ्लूइड की दो सतहों के मध्य अपेक्षिक गति के कारण जो बल लगता है उसी को कहते हैं हम शान बल।
ये क्यों होता है, क्या कारण है इसका, तो एक पॉइंट और समझिए। इसका आणविक सिद्धांत जरा हम समझते हैं, जिससे हमें यह पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये लिक्विड के दो लेयर्स हैं, लिक्विड का एक तीसरा लेयर भी बना लेता हूं मैं। इसका आणविक सिद्धांत है ये, है ना, इसका ये इंटरनल आणविक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। ये देखिए अब क्या होगा, जब इसके ऊपर इसके टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, जब इसके सतह पर ऐसा फोर्स लगेगा, इसके स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगेगा, है ना, टेंजेंशियल फोर्स है, स्पर्शी बल है। तो अगर आपको ठोस याद हो, ठोसों के यांत्रिक गुण में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ठोस के अगर स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगाया जाता है तो वो अपनी जगह से ऐसा टिल्ड हो जाता है, हल्का सा, है ना, जैसे सीधा ऐसा है, अगर आपने बल लगाया तो हल्का सा अपनी जगह से क्या हो जाता है, टिल्ड हो जाता, मूव हो जाता था, जिसको हम अपरूपण विकृति के नाम से जानते थे। तो अपरूपण विकृति में आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो क्या कर रहे थे, जरा देखिए, मैं फिर से बनाता हूं अपरूपण विकृति वाला पार्ट, क्योंकि है ना इससे समझना इस पोर्शन को आसान हो जाएगा। एक बार अगर आपने इसको विजुअलाइज कर लिया भैया तो आप समझ लो आपका काम हो गया, ये पूरा चैप्टर आपको इजीली बनने लगेगा। मैं क्या कहता हूं कि एक इस तरीके से कोई बुक है, किताब ले लो, आप इस किताब के सतह पे सिर्फ बल लगाओ तो आप क्या पाएंगे कि ये सतह उठ करके ऐसा चला गया। ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट था ये उठ करके यहां चुका है, ये वाला पॉइंट यहां आ चुका है। यानी अभी जो था, जो अभी आप ध्यान से देखेंगे तो शुरू में इस तरीके से वो ब्लॉक था, जब आपने ऐसा टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये ऐसा टिल्ड हो गया, मतलब शुरू में ये इस जगह पे था ऐसा, ये जब टिल्ड हुआ तो यहां पर एक एंगल फॉर्म होने लगा। ये देखिए यहां पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एक थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, तो ये आपने यहां पे एक अपरूपण बल जो लगाया था ना, ये बल जैसे ही आप हटाएंगे, ये बल जैसे ही मैं हटाऊंगा, ये वापस से अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, ये बल जैसे ही हटेगा ये वापस से अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगा भैया। जब आप बल लगाएंगे तो ये इधर झुकेगा, ये बल आप हटा देंगे वापस जो उसका पुराना स्ट्रक्चर था उसमें वापस आ जाएगा। ये वापस आने का गुणधर्म जो है, ये ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि मैं जब इसको आगे की तरफ बल लगा रहा था तो एक बल है अपरूपण बल, विरूपक बल, जो इसको वापस अपनी पुनरावस्था में खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा समझिए, ये हमारा उसी प्रकार से जलीय, एक जल है, लिक्विड है, उसके ये आणविक मॉडल है। अगर मैंने इसके सतह पे ऐसा स्पर्शी बल लगाया तो ये वाले जो ऊपर वाले जो लिक्विड के कण है वो क्या होंगे, जरा देखिए, मैं इसकी पोजीशन बनाता हूं। ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये सब आगे पहुंच गए। मतलब ये अब ऐसे बन जाएंगे, ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। ये देखिए, इस प्रकार से ये सब के सब क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। यानी अब ये ब्लैक वाले सेगमेंट जो पहले बचे हुए थे यहां पे, ये तो अब खत्म ही हो जाएंगे, ये ऐसा पड़ गया। ठीक है, ये ब्लैक वाला सेगमेंट उड़ा ही देता हूं मैं, ये उड़ गया, ये उड़ गया। मतलब अगर मैं इसको व्हाइट से बनाता हूं, अब देखिए ये इसकी स्थिति क्या बची, इसको हटा दीजिए क्योंकि अभी आगे बढ़ चुका है। एक बार स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ गया फिट, तो आपका काम हो जाएगा। ये अभी देखिए अभी कैसी हो गई स्थिति इसकी, तो इसकी स्थिति ये हो गई, ये ऐसी हो गई स्थिति। पहले ये सब इस तरीके से सीधा थे, आपने इसके ऊपर स्पर्शी बल लगाया तो ये क्या हो गया भैया, आगे की तरफ आप देख पा रहे हैं, आगे की तरफ ये टिल्ड हो गए। अब जब ये आगे की तरफ जा रहे होंगे तो ये जो बंध थे जो शुरुआत में, ये कहलाते हैं हमारे ससंजक बल। कौन से बल है, ससंजक बल। ये जो ससंजक बल है ये क्या करेगा, इसको आगे जाने का विरोध करेगा। ये वाले जो लोग ये आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, इसका क्या करेगा, ये विरोध करेगा, बोलेगा भैया ऐसा टिल्ड मत हो यार, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जो आप यहां पे इस प्रकार से थे उसी तरीके से आप वापस आ जाइए,
ये ओरिजिनल कंडीशन में यहां वापस आई, तो इसको यहां से यहां लाने के लिए ये क्या करेगा, एक बल लगाएगा ना। यही स्पर्शी बल लगा के कारण आप इसके अंदर में क्या कर रहे हैं, इसको एक वेग देना चाहते हैं, इसको आप त्वरित करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भैया ये हमारा जो कण है ये आगे बढ़ जाए, लेकिन इनके मध्य में, इनके अणुओं के मध्य में लगने वाला जो ससंजक बल है वो कहता है ना, आगे मत जाओ। ये इसको खींच करके पीछे लाने की कोशिश करता है ओरिजिनल स्टेट में। लेकिन चूंकि अगर हमारा बल का मान ज्यादा हो जो कि एक्सेलरेशन कॉज कर दे, तो ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन कितने से बढ़ेगा, तो बोलेंगे कि भैया ये स्पर्शी बल माइनस ससंजक बल। ये स्पर्शी बल जो लगाया, जो ससंजक बल ने क्या कर लिया, मुझे रोक लिया। जितना मुझे उसने रोक लिया उतने की मेरे वेग में कमी आ जाएगी। इसी को हम कहते हैं श्यान बल। इसी ससंजक बल को हम क्या कहते हैं, श्यान बल। यही श्यानता है। इससे आपको बहुत सारी चीजें एक साथ क्लियर हो गई। क्या मैं क्या कहता हूं, अगर कोई लिक्विड ज्यादा गाढ़ा हुआ, मतलब उसकी श्यानता ज्यादा होगी। ज्यादा गाढ़ा हुआ यानी उसके ये अणु और पास पास होंगे। अणु अगर पास पास है तो उनके मध्य में लगने वाला ससंजक बल और स्ट्रांग होगा। अगर ससंजक बल स्ट्रांग है तो आपके द्वारा लगाए गए स्पर्शी बल का विरोध ज्यादा होगा ना। अगर विरोध ज्यादा होगा मतलब श्यान बल का मान ज्यादा है, वो ज्यादा श्यान है। और श्यान का मतलब आप समझ लो गाढ़ापन, सीधे श्यान का मतलब सीधे गाढ़ापन से है, ऐसा याद रख लो। अब मैंने आपसे कहा कि हनी को, शहद को, आप उसके ऊपर स्पर्शी बल लगा करके शहद को बहाने की कोशिश कीजिए, तो आप कहेंगे नहीं भाई शहद जो है ज्यादा गाढ़ा है, श्यान बल का मान ज्यादा है, ससंजक बल उनके अणुओं के मध्य ज्यादा है, वो ज्यादा डेंस है, तो उनके ऊपर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा बहाने के लिए। या दूसरे लफ्जों में कहूं तो वो धीरे धीरे बहेगा। तो भाई फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने समझा कि फ्लूइड को किसी कंटेनर में रखेंगे तो उसका आयतन ले लेता है वो, और अगर वो आयतन बंद, मतलब बंद वेसल में रखेंगे तो वो स्थिर अवस्था में आ जाता है, वो हाइड्रोस्टैटिक है। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोडायनामिक्स की, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो द्रव है ये चलेंगे भैया, इनमें बहाव का भी तो गुण होता है ना। जब आप इनको खुला छोड़ देंगे तो ये बहना शुरू हो जाएंगे, तो बहने के लिए उनके सतहों के ऊपर ये लगता है स्पर्शी बल, लेकिन उन्हीं के अणु ससंजक बल के कारण अपने ऊपर जो दूसरी लेयर जो बह रही है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। वहां पे वो घर्षण पैदा कर, ये अल्टीमेटली घर्षण है। वो जो घर्षण पैदा कर रहे हैं वही घर्षण बल श्यान बल कहलाता है। वही घर्षण बल ससंजक बल के बराबर होता है, यही श्यान बल है। और ये पूरी फिनोमिना हमारी कहलाती है श्यानता। पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जैसे ठोस के ऊपर दूसरे ठोस को ले जाते समय उनके सतहों के बीच में एक विरोधी बल काम करता था जो मेरे लगाए गए बल के विपरीत दिशा में होता था, जिसको हम घर्षण बल कहते थे। यहां पे वही चीज जब हम लिक्विड में बात करते हैं तो लिक्विड के भी दो सतह, ऊपर वाली सतह आगे जा रही है, इसका मतलब है कि ऊपर वाली सतह पे स्पर्शी बल का मान ज्यादा है और ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह के बीच में एक ससंजक बल कार्यरत है जो कि ऊपर वाले को गति करने से रोक रहा है, मतलब वो घर्षण पैदा कर रहा है। वही घर्षण हमारा श्यान बल कहलाता है। अभी आई होप ये पॉइंट क्लियर हो सकती है। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे गैस की, ये द्रव में तो ये वाला मामला फिट बैठ गया, गैस की जैसी आप बात करेंगे तो आपको यह पता चलेगा यार गैस में तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ऐसे घिस के नहीं चलती, लिक्विड में चलता भैया। लिक्विड आप चलते हुए देखिए, एक लेयर ऐसे चल रही है तो ये लेयर इस तरीके से चलती हुई आती है ना, ऐसे ऐसे बढ़ती हुई आती है, ऐसे बढ़ती होती है। ऊपर वाला लेयर पहले आगे की तरफ बढ़ता है, नीचे वाला नहीं। तो ये लिक्विड जब चल के जाता है तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर, ऐसे ही करके चलते हैं। लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता। गैस तो स्वच्छंद है भाई, उनके बीच में ऐसा मॉलिक्यूलर थ्योरी जो यहां पर मैं दे रहा हूं ऐसी कोई थ्योरी भी नहीं दे सकते। तो गैसों में इसके कारण नहीं होता शांता। गैसों में जो शांता होता है वो डिफ्यूजन के कारण होता है, ठीक है ना, संयोजन के कारण। एक लेयर दूसरे लेयर में जाके संयोजित हो जाती है, उसके कारण वहां पर शांता देखने को मिलता है। लेकिन लिक्विड में जो शांता देखने को मिलता है वो एक लेयर तरल का, एक लेयर
उसके ऊपर एक लेयर चल रही होती है, दोनों लेयर के बीच में जो आपेक्षिक गति होती है, मतलब उनके वेग में जो कमी मेरे को मिलती है वो किसके कारण मिलती है, क्योंकि उनके बीच में, उनके लेयर्स के बीच में एक ससंजक बल काम कर रहा है, एक शान बल काम कर रहा है। आइए अब टॉपिक पे आते हैं। अब क्लियरली समझ में आएगा कि भैया अब आपको लिक्विड कैसा दिख रहा है। आप सोच के देखो, अब लिक्विड आपको दिख रहा होगा कि लिक्विड ऐसे नहीं बह रहा है। लिक्विड का मतलब एक सतह, लिक्विड के ऊपर ये दूसरी सतह, लिक्विड की ये तीसरी सतह, ये चौथी सतह, ये पांचवी सतह। लिक्विड कुछ इस प्रकार से बह रहा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सतह। और दो सतहों के मध्य हमेशा ही ध्यान रखेंगे, दो सतहों के मध्य हमेशा अपेक्षिक गति होता है, और ऊपर वाले को रोकने की जो कोशिश करता है उसके लिए उसके पास एक बल चाहिए जिसको शान बल कहते हैं। तो देखिए अब क्लियर हो गया, द्रव की विभिन्न परतों के बीच अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को ही शान बल कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं। ये सब लेयर्स हैं, L1 L2 L3 L4 L5 ऐसे। अब देखिए शान बल परतों की स्पर्श रेखीय दिशा में कार्य करता है, इसका मान भिन्न भिन्न द्रवों के लिए भिन्न भिन्न होता है। द्रवों के इस गुण को शानता कहते हैं। हमने क्या कहा, ये जो है ना, ये जो शान बल लग रहा है ये अलग अलग लेयर्स के बीच में लग रहा है, और ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होगा। मैंने हनी के लिए आपको बोला शान बल का मान ज्यादा होगा, ज्यादा गाढ़ा है ना, वो बहाव को ज्यादा रोकता है। जबकि हम केरोसिन की उसी जगह पे बात करेंगे तो उसका गाढ़ापन कम है, उसके लेयर्स इजीली एक दूसरे के ऊपर से मूव हो जाएंगे, तो उसमें फ्रिक्शन कम होता है, तो वहां पे विस्कोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। शान बल का मान वहां पे कम होगा, शानता कम होगा। ठीक है, अतः शानता द्रवों का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक द्रव अपने विभिन्न परतों के बीच में आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ये जो शानता है ये गति का विरोध ही तो कर रहा है ना, ये घर्षण है ना, ये रुकावट पैदा कर रहा है ना। तो इसी कारण से द्रव के अलग अलग परत अलग अलग तरीके की वेलोसिटी से चलते हैं। अगर कहीं पे द्रव चल रहा है, ये जरूरी नहीं कि L1 का वेग और L2 का वेग यहां पर सेम होगा। L1 और L2 का जो वेग होगा वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, शानता के कारण ही कोई द्रव अपने प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, और इसी विस्कोसिटी के कारण कोई द्रव अपने प्रवाह में रुकावट उत्पन्न कर रहा है। भाई मैंने क्या बोला, हनी को रखते हैं नहीं जाएगा ना, इजीली ट्रैवल नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि उसमें भाई ज्यादा विस्कोसिटी है उसकी, वो नहीं मूव होगा। तो अपने मार्ग में, अपने चलने के रास्ते में जो रुकावट पैदा कर रहे हैं वो शानता के कारण ही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि एक ही धरातल पर विभिन्न शानता वाले द्रवों को बहने दिया जाए तो अधिक शानता वाला द्रव कम शानता वाले द्रव की तुलना में धीरे धीरे बहते हैं। भाई पॉइंट क्लियर हो गई। मैं क्या कहता हूं, ऐसी एक स्लैंट हाइट ले लो और इस हाइट पे ऐसी ऐसी तिरछी। मैंने यहां पे क्या किया, मैंने एक हनी का ड्रॉप रख दिया, ऐसा एक हनी। ठीक है, मैंने इसके बाद में एक मिल्क ड्रॉप रख दिया, नीले कलर का मिल्क है मेरा, है ना। और इसके बाद में अपन रख देते हैं पानी, लाल कलर का पानी। चलो क्या कहना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं तीन अलग अलग पदार्थ है भाई, कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं कि ये ज्यादा गाढ़ा है, मतलब ये शान ज्यादा है, इसकी शानता ज्यादा है, और नीचे बढ़ते आ रहे हैं तो इसकी शानता कम होती जा रही है। तो अगर इनको बहने देंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा, इसकी वेलोसिटी, इसको 3 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं, और इसको 1 कह देता हूं। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, V3 ज्यादा है, V2 कम है, और V1 सबसे कम है। तीसरे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी, दूसरे की कम, पहले वाले की और कम। क्योंकि क्या हो रहा है, इधर से इधर की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो श्यानता जो है वो बढ़ते जा रहा है, गाढ़ापन बढ़ते जा रहा है। इसको मैंने कहा था पानी, इसको दूध, और इसको मैंने कहा हनी। ठीक है, तो वेलोसिटी श्यानता के ऊपर निर्भर कर ही रही है। जब आपको पता ही कि ये एक तरीके का विरोधाभास है भैया, एक तरीके का है ना अपोजिशन फोर्स है, ये रोकने के लिए लग रही है। तो भैया जब मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया, जब उसको बहने दिया, तो उसके बहाव में, उसके रास्ते में ये सब रुकावटें हैं। ठीक है, तो देखिए गाढ़े द्रव जैसे शहद, ग्लिसरीन आदि की तुलना में पतले द्रव जैसे पानी, दूध आदि की शानता कम होती है। जो गाढ़ा है उसकी शानता ज्यादा है, जो पतला है उसकी शानता कम है। ठीक है, चलिए इसको समझना बहुत आसान है भाई। जैसे आपको ना एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, है ना, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, वैसे आप लोगों को पता भी होगा।
जैसे आपको पता है ना कि मिल्क को टेस्ट करना होता है समटाइम्स कि भैया ये पानी मिला के दूध बेचते हैं या फिर अच्छा वाला दूध आता है, तो क्या करते हैं, एक है ना, एक ड्रॉप लेते हैं, ऐसा नेल पे रखते हैं। अब जो मिल्क है वो नेल को गीला तो कर नहीं पाएगा, तो वो मिल्क का ड्रॉप अगर नेल पे बकायदा इस तरीके से, हालांकि सरफेस टेंशन के कारण होता है, हम पढ़ाएंगे इसको भी, ये इस तरीके से बिल्कुल ड्रॉप बना हुआ रखा हुआ है, नहीं हो रहा डिस्पर्स, नहीं हो रहा, नहीं फैल रहा है, तो इसका मतलब ये दूध कैसा है, गाढ़ा है। गाढ़ा है मतलब कैसा, शान है। शान है इसका मतलब है कि इसके अंदर पानी नहीं मिला हुआ है, और जैसे ही ऐसे ड्रॉप बनाने की कोशिश करी और दूध फैल गया, ऐसा ड्रॉप नहीं बन रहा नेल पे, तो फिर क्या कहते हैं भैया, क्या अरे 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 इसके अंदर में तो पानी मिक्स कर दिया, क्योंकि पानी का जो श्यानता होता है वो कैसा होता है, कम होता है, पानी की श्यानता कम होती है। तो इसलिए हम इसमें कहते हैं कि भैया जो गाढ़ी चीजें होती है वो बकायदा ड्रॉप बनाएगा, और अगर जो पतली चीजें होंगी वो क्या करेगा, उसकी श्यानता कम है, वो बह जाएगा। जैसे आपको कपड़े पे अगर गलती से चाशनी की बात करें, चाशनी का एक ड्रॉप पड़ गया, तो आप देखते हो वो ड्रॉप बना करके रुका हुआ रहता है, वो डिस्पर्स नहीं होता। लेकिन उसी की जगह पे अगर केरोसिन की एक बूंद मिले, तो आपने देखी क्या कहीं केरोसिन का बूंद बनता हुआ, मतलब ऐसा ड्रॉप बनाता हुआ देखा है कभी केरोसिन का? कभी नहीं देखेंगे। जैसे किसी सतह पे जाता है डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, क्योंकि वो गाढ़ा नहीं है ना, उसकी श्यानता कम है ना, उसके ससंजक बल का मान कम है ना, तो तुरंत ही डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है ना। जैसे और अगर मैं आपसे सिंपली बोलूं, जैसे नया कपड़ा होता है ना, जब उसके ऊपर पानी डालते हो वो जल्दी से नहीं एब्जॉर्ब करता, लेकिन जैसे थोड़े दिन पुराना होता है, थोड़ा सा भी पानी पड़े वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब श्यानता के कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि ये जो विस्कोसिटी है उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, हमारे दैनिक जीवन में किस किस तरीके के एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि वायु में हम तेजी से चल सकते हैं किंतु पानी में नहीं, क्योंकि वायु की श्यानता पानी की तुलना में कम होती है। भाई जब हम ये चल रहे होते हैं, अभी ये क्या कर रहे हैं, हम वायु में चल रहे हैं ना, हवा में चल रहे, रोड पे चल रहे, मतलब क्या, हवा में चल रहा है, इधर आप चलिए फिरिए घूमिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स, मैंने क्या बोला, दूर दूर रहते हैं। अगर वायु के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, इसका मतलब है कि वहां पे आपको अपोजिशन, वहां पे आपको घर्षण, वहां पे आपको रुकावट कम मिलेगी। लेकिन जब आप पानी में चल रहे होते तो आप उतनी तेजी से नहीं चल सकते, क्योंकि पानी की श्यानता ज्यादा है, पानी की श्यानता ज्यादा है, वहां पे आपको अपोजिशन ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए पानी में आप तेजी से नहीं चल सकते। ठीक है, वायु की श्यानता के कारण ही बादल के कण धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, जिससे वायु में तैरते दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, जो बादल है उसके जो कण हैं, है ना, मतलब जो बना हुआ जलवाष्प है, वो जलवाष्प जब तैरता है तो वायु की श्यानता के कारण वो धीरे 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 गिरते हुए दिखते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक साथ चलते हुए दिखते हैं, वो धीरे धीरे आप देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे। ये एयर के विस्कोसिटी के कारण होता है। ठीक है, ऐसे यदि एक बीकर में शहद तथा दूसरे बीकर में पानी लेकर दोनों को हिलाकर छोड़ दें तो शहद अधिक श्यानता के कारण शीघ्र ही रुक जाता है, जबकि पानी कम श्यानता होने के कारण देरी से रुकता है। यह एक तरीके का प्रूफ भी है जो ये बताता है कि भैया ये है ना, ये फ्रिक्शन जो है, ये एक फ्लूइड फ्रिक्शन भी होती है, फ्लूइड के अंदर भी घर्षण बल होता है। इसको पता करने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसको पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट देखिए, हमने कहा 2 ग्लास लिए, पहले तो एक ही ले लो, इसके अंदर हम भरते हैं पानी, इस ग्लास के अंदर क्या भर दी जाए, इस ग्लास के अंदर भर दी जाए पानी, इसके अंदर पानी भरा हुआ, पानी भरा हुआ है, और इसको ऐसा गोल घुमा दीजिए, तो पानी इस तरीके से गोल घूमता रहेगा। आपने क्या किया, उसके अंदर कुछ रख करके इसको स्टेयर कर दिया, तो ऐसा गोल घूमने लगेगा। अब उस ग्लास को छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि नीचे जो तली में था, ये नीचे वाले जो तली में था वो धीरे घूमने लगा, ऊपर वाला तेज घूम रहा है, लेकिन धीरे 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 उसका घुमाव क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ये घूमेगा नहीं। अब इसका घुमाव रुक जाने का क्या कारण है भाई, क्यों नहीं घुमा? थोड़ी देर के बाद में इसका जो घुमाव था वो रुक क्यों गया? तो रुकने का कारण यही मान सकते हैं ना कि भैया ये जो द्रव जब घूम रहा था तो उसके सतहों के बीच में एक कोई अपोजिशन फोर्स था जो कि उसके घुमाव का विरोध कर रहा था। अब जो उसके घुमाव का विरोध करेगा तो धीरे धीरे पानी रुक जाएगा। यही कारण है कि जब अपन बात कर रहे हैं यहां पर एग्जांपल में शहद के लिए, शहद को आप ऐसा गोल घुमाइए, और मुझे नहीं लगता है कि वो 3-4 बार भी घूमेगा। अगर ऐसा जोर जोर से आपने घुमा दिया तो 3-4 बार से ज्यादा वो घूमने वाला नहीं है भैया।
ठीक है ना। तो क्यों है? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, उसका श्यानता ज्यादा है, वो ज्यादा आपके द्वारा लगाए गए बल का विरोध कर रहा है, तो इसलिए वो नहीं घूमता। जबकि पानी क्या था, थोड़ी देर तक घूमता रहेगा। तो दोनों बातें आपको समझ में आई कि श्यानता का होने का एक प्रमाण भी है कि अगर हमने ग्लास में ऐसा गोल घुमा करके छोड़ दिया तो धीरे 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 वो पानी रुक जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके विभिन्न लेयरों का वेग अलग अलग होता है, ठीक है। अभी आज ही ऐसा काम कर सकते हैं कि आप ग्लास में पानी लो, उसके अंदर कुछ सॉल्ट या कुछ ऐसी चीजें डालो जो थोड़े बहुत है ना काले पीले से थोड़े से दिखे, ठीक है। तो आप देखेंगे जो ऊपर वाला काला पीला सा कुछ होगा है ना, कुछ आप कैसे डस्ट टाइप कुछ चीजें डाल दो उसके अंदर, तो आप ऊपर वाले को देखेंगे तो वो डस्ट बहुत तेजी से घूमेगा, नीचे की तरफ देखेंगे तो वो डस्ट धीरे धीरे घूमता रहेगा, मतलब नीचे वाली सतह जल्दी से स्थिरावस्था की तरफ जाने की तरफ बढ़ रही है, मतलब उधर में श्यानता ज्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए, यदि एक जैसी कीप फनल्स लें, में शहद और पानी डालें तो शहद अधिक श्यानता के कारण देरी से निकलता है, जबकि पानी कम श्यानता के कारण तेजी से कीप से निकल जाती है। कीप से किसी चीज को भरनी है, अब पानी भरना है, पानी को कीप में जैसे ही डालेंगे वो तुरंत के तुरंत पूरा का पूरा पानी कीप से बाहर हो जाता है। लेकिन अगर उसी कीप में आप हनी भरेंगे तो हनी क्या हो गया भाई, गाढ़ा है, वो जल्दी से वो कीप से बाहर नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो समय लगेगा, किप क्या करेगा भैया, किप में समय लगेगा। जब हनी को आप डाल रहे होंगे और पानी डाल रहे होंगे तो वो इजीली बहुत जल्दी से अगले वाले बर्तन में जाना शुरू हो जाएगा। ये रही पूरी तरीके से श्यानता के बारे में इंफॉर्मेशन। श्यानता क्या होती है, किस तरीके से होती है और डेली लाइफ में कहां हमको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम जरा इसके व्युत्क्रम की। तो श्यानता के व्युत्क्रम को तरलता कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। उसको जब विस्कोसिटी कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं भाई, फ्लूइडिटी कहते हैं। ठोसों के विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति नहीं होती है, अतः ठोसों में श्यानता नहीं होती। जो ठोस होते हैं उनके लेयर्स के बीच में कोई गति नहीं होती। जैसे लिक्विड है तो लिक्विड के खुद के ही सतह के बीच में आपेक्षिक गति हो रही है ना। मैंने बताया कि अभी वो पानी घुमा करके छोड़ेंगे तो नीचे वाले की गति अलग होगी, ऊपर वाले की गति अलग होगी। ठोस में तो ऐसा नहीं होता कि ठोस का ऊपर वाला हिस्सा अलग जा रहा है, नीचे वाला हिस्सा अलग जा रहा, नहीं। ठोस जहां जाएगा वो पूरा एक साथ जाएगा। तो पॉइंट इसमें समझ में आ रहा है कि ठोस में ऐसे कोई श्यानता की बात नहीं करेंगे, द्रव और गैस में करेंगे। द्रव में कैसे करेंगे तो हमने बात कर ली कि उसके लेयर्स के बीच में, और गैस में कैसे करेंगे भाई, तो गैस में डिफ्यूजन होने के कारण करते हैं। अब उसके उल्टा बात करूं कि श्यानता भैया रोकने को कहते हैं, तो तरलता जो फ्लूइडिटी है ना, श्यानता का उल्टा हो गया। अगर कोई ज्यादा श्यान है मतलब उसकी फ्लूइडिटी कम है, कोई कम श्यान है तो उसकी फ्लूइडिटी ज्यादा है, मतलब उसकी तरलता ज्यादा है। यानी अगर शहद और पानी की बात करें तो शहद की तरलता कम है क्योंकि उसकी श्यानता ज्यादा है। देखिए, शहद की अगर बात करें तो इसकी श्यानता क्या होगी, इसकी श्यानता ज्यादा, ठीक है, इसकी श्यानता ज्यादा, तो इसकी श्यानता ज्यादा होगी तो इसकी तरलता कम। श्यानता ज्यादा अर्थात तरलता कम। अगर मैं इसी की जगह पे पानी की बात करूं तो इसकी श्यानता कम है तो इसकी तरलता जो होगी ये ज्यादा होगी, है ना। पानी ज्यादा तरल होगा, अर्थात जिनकी तरलता ज्यादा होगी वो इजीली फ्लोट करेंगे, उनके लेयर्स के बीच में लगने वाला ससंजक बल कम होगा, उनमें श्यानता का मान कम होगा, गाढ़ा कम होंगे, पतले होंगे। अगर हम बात करें श्यानता ज्यादा होने की मतलब तरलता कम है, बहाव कम होगा, अपने गति का ज्यादा विरोध करेंगे और ये गाढ़े होंगे, ठीक है। तो इससे ये पॉइंट क्लियर हो जाती है कि भैया श्यानता का जो व्युत्क्रम है वो तरलता है, या यूं भी कह लो तरलता का जो व्युत्क्रम होगा वो श्यानता हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसकी श्यानता के आणविक सिद्धांत मतलब मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ विस्कोसिटी की बात करते हैं। जो ग्राफ मैंने अभी जो ड्रॉ करके बताया था उसी को रीड करने वाले हैं। तो देखिए, कहते हैं कि द्रव में श्यानता उनके अणुओं के बीच में लगने वाले ससंजक बलों के कारण होता है। ये ससंजक बल है क्या, तो देखिए ना, दो तरीके के फोर्सेस हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, एक कोहेसिव और एक एडहेसिव। कोहेसिव का मतलब ससंजक बल, एडहेसिव का मतलब असंजक बल। ससंजक बल का मतलब अपने ही अणुओं के बीच में लगने वाला बल।
दो सेम टाइप के जो अणु दिख रहे हैं उन्हीं के मध्य में जो लगने वाला बल होता है उसको ससंजक बल कहते हैं, और दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल होता है उसको असंजक बल कहते हैं। क्लियर हो गई बात? क्या ससंजक बल मतलब सेम टाइप के अणुओं के बीच में लगने वाला बल, जैसे पानी के ही अणु अपने ही पानी के दूसरे अणु के साथ में जो बल लगाएंगे वो ससंजक बल है। जबकि असंजक बल क्या होगा भाई? तो पानी का अणु अगर एक ग्लास में पानी को रखा हुआ है तो ग्लास के अणुओं के साथ में पानी के अणुओं का जो बंध बनेगा, जो बल लगेगा, उसको असंजक बल कहते हैं। ठीक है, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अब पॉइंट ये होती है कि ससंजक बल जब उसी के मध्य लगने वाला बल है, ठीक है ना, जब समान अणुओं के बीच में लगने वाला बल है, तो समान अणुओं को अगर आपने बल लगा करके दूर करने की कोशिश करी तो क्यों दूर जाने देंगे? विरोध करेंगे ना, वह आकर्षण बल उत्पन्न करेंगे। आप उनको दूर ले जा रहे हैं, आपने क्या किया? इनको खींच करके दूर ले जा, लेकिन ये आकर्षण बल उत्पन्न करेंगे, ये वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया द्रवों में जो श्यानता है उनके अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल के कारण होता है, जबकि गैसों में श्यानता की व्याख्या ससंजक बलों के आधार पर नहीं की जा सकती, क्योंकि गैसों में अंतराण्विक दूरी अत्यधिक होता है, अतः ससंजक बल का मान शून्य होता है। गैस में ऐसा नहीं होगा। हम जब फ्लूइड की बात करें तो द्रव और गैस दोनों की बात करें, तो यहां पर द्रव के अंदर में तो हमने देख लिया कि उनके लेयर्स के बीच में लगने वाले ससंजक बल के कारण हो रहा है, उनके अणुओं के बीच में लगने वाले ससंजक बल के कारण हो। गैस में तो ऐसा होता ही नहीं ना, वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसकी चर्चा मैंने करी थी अभी जस्ट। तो भैया गैसों में श्यानता का कारण अणुओं के एक परत से दूसरे परत में विसरण मतलब डिफ्यूजन के कारण, एक लेयर दूसरे लेयर में डिफ्यूज हो जाती है, उसके कारण से वहां पर हमको देखने को मिलता है क्या? श्यानता, विस्कोसिटी, गाढ़ापन। इसके गैसों में गाढ़ापन को कैसे समझेंगे? तो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूं कि आज है ना धुआं धुआं पूरी तरीके से भरा हुआ है चारों तरफ, तो धुआं कंपैरेटिवली डेंस हो गई ना, डेंस हो गया मतलब सघनता उसमें बढ़ गई, यानी उसकी श्यानता बढ़ गई, ठीक है ना। और नॉर्मल वायु है, बिल्कुल फ्री फ्रेश वायु है, तो भैया वो उसकी श्यानता क्या होगी? कम हो गई कंपैरेटिवली। तो जब धुआं की बात करते हैं तो एक लेयर दूसरे लेयर के अंदर क्या रहता है? डिफ्यूज रहते हैं ना। वहां ऐसा दिखता है क्या कि धुएं की एक लेयर, फिर ये दूसरी लेयर, फिर तीसरी? नहीं, वो पूरे ऐसे डिफ्यूज रहते हैं एक दूसरे के अंदर। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो श्यानता होती है वो किसके कारण होती है? डिफ्यूजन के कारण होती है, एक दूसरे के लेयर के अंदर में डिफ्यूज होने के कारण में होती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम श्यानता की निर्भरता की तरफ। डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी क्या है? किस किस कारक पे हमारी श्यानता निर्भर करती है? तो एक तो बात होगी तरल की प्रकृति पर, आपने किस तरीके का फ्लूइड यूज किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसी तरल की श्यानता उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक और पतले द्रव की श्यानता कम होती है। जो द्रव गाढ़ा होगा उसकी श्यानता ज्यादा होगी, जो पतला होगा वो कम होगी। कब से ये बातें किए जा रहे हैं? तो फिर से हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि तरल की प्रकृति पर वो निर्भर करती है। अच्छा, आपको पता है जो व्हीकल्स के अंदर में आपने देखा होगा 2T ऑयल 4T ऑयल्स डलते हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट है? तो भाई उसमें उसकी विस्कोसिटी के ऊपर चल रहा है सब कुछ, है ना, उसके गाढ़ापन के ऊपर। अभी जस्ट हम आगे की तरफ पढ़ने वाले हैं रेनॉल्ड्स नंबर को, और रेनॉल्ड्स नंबर से आपको याद दिलाऊं तो रेनॉल्ड्स नाम की कंपनी है जो पेन बनाती है। और पता है ये सब कुछ गेम क्यों हो रहा है? एक मजेदार सी कहानी छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए। आपने फाउंटेन पेन देखा होगा, उसमें इंक भरी जाती है। वो इंक ऐसे करोगे जब पेज पे, तब तो इंक अपने आप इसमें से बहती हुई नीचे आती है, और जब इंक पेन को पेज पर से हटा लेंगे तब तो नहीं बहता ना इंक, उसका ऐसा ड्रॉप नहीं होता ना। कहानी समझ में आई कुछ? मैं क्या बोलता हूं, इतना ही नहीं, जब आप पेन से ऐसा लिखते हो ना, अपने बॉल पेन से आप लिख के देखो, ऐसा लिखोगे वो चलता है। बॉल पेन क्या, जेल पेन से लिखना, आप ऐसा लिखोगे वो चलता है। अब उसी पेन को ऐसा करके लिखो जरा दीवार के ऊपर इस तरीके से, थोड़ी देर बाद वो चलना बंद कर देगा। तो आप कहोगे अच्छा इसलिए क्योंकि इंक इधर पीछे की तरफ भरा है, गुरुत्वाकर्षण बल इधर आ गया, इस कारण से हो रहा कुछ कुछ। तो भैया आप एक बात समझो, बहुत सारे तो पेन होते जो वैसे भी चलते हैं। ये दो हमारा ही चल रहा है, ये लो। आप बोलोगे इसमें इंक नहीं भरते, तो चलो भैया भरते नहीं है इंक, अच्छी बात है। लेकिन मार्कर्स देखे होंगे ना, जो स्कूल में व्हाइट बोर्ड मार्कर जो यूज करते हैं वो तो चलता है ना। अच्छा, उसमें है ना एक जो स्याही जो दी जाती है, जो इंक दिया जाता है, वो इंक की एक गाढ़ापन की वैल्यू है। आप किसी और कंपनी का इंक किसी और मार्कर में भरने की कोशिश करेंगे
तो प्रॉपर नहीं चलेगा, चल जाएगा, प्रॉपर नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत कम अंतर होता है उनके गाढ़ापन में। लेकिन सभी कंपनियों के जो इंक आते हैं उनका गाढ़ापन अलग अलग होता है। तो पॉइंट यह है कि ये तरल की प्रकृति पर निर्भर करते हैं और इनको ध्यान में रखना होता है ये सब कुछ। जैसे गाड़ियों में 2T ऑयल 4T ऑयल की बात करें तो वो गाढ़ापन के ऊपर बेस्ड है भाई। हमें डिसाइड करनी पड़ती है कब मुझे कितना गाढ़ा तरल चाहिए। तो यहां पर एक पॉइंट आया हमारा तरल की प्रकृति। अगले पॉइंट की बात करते हैं तरलों के दाब पर। दाब के साथ में देखिए लिक्विड में तो कम, लेकिन गैस में बहुत ज्यादा गेम हो जाता है। क्या? द्रवों की श्यानता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि पानी की श्यानता कुछ 100 वायुमंडलीय दाब पर घटती है। जनरली हमें तो समझ में आ रहा है ना कि जब दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने का मतलब क्या कर रहे हैं भाई? जब आप दाब बढ़ाएंगे तो ये जो अणु है ये और करीब आ जाएंगे, और करीब आएंगे मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस कम होगा यानी ससंजक बल ज्यादा कार्यरत होगा, क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक गुण है, वो हमेशा ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी कम हुई बल का मान बढ़ेगा, दूरी ज्यादा होगी बल का मान घटेगा। तो जब आपने इसको कंप्रेस किया, जब दाब बढ़ाया तो दूरी कम होगी ना, दूरी कम होगी तो बल का मान बढ़ेगा। लेकिन पानी में कुछ 100 वायुमंडलीय दाब तक ऐसा नहीं होता, कुछ 100 वायुमंडलीय दाब तक ये घटता है। गैस में आते हैं जरा। कम दाब पर गैसों की श्यानता दाब के साथ बढ़ती है, किंतु अधिक दाब पर गैसों की श्यानता दाब पर निर्भर नहीं करती। कम दाब जब हो, लो प्रेशर पे जब दाब बढ़ाएंगे तो गैसों की श्यानता जो होती है बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट के बाद आप गैस की श्यानता में कोई परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। आप चाहे जितना मर्जी बढ़ाए, दाब बढ़ाते जाइए। अत्यधिक दाब पे ये गैस लिक्विड की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं जब कम दाब है, जब प्रेशर कम है, तब आपने थोड़ा बहुत दाब बढ़ाया तो एक दूसरे के अंदर ऐसे डिफ्यूजन दिखाएंगे। लेकिन जब दाब का मान बहुत ज्यादा हो गया, एक्सट्रीम हो गया उसके दाब का मान, तब आप दाब और बढ़ा करके उसकी डिफ्यूजन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, मतलब उसके घनत्व में कोई चेंज नहीं करे, उसके श्यानता में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, तो वो उतना ही शान रहेगा। लेकिन देखिए, ताप बढ़ाने पर गैसों के अणु विसरण की दर से बढ़ती है, अतः ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता जो है वो बढ़ती है। तीसरा पॉइंट जो है वो ताप है। ताप बढ़ाने पर क्या होगा भाई? गैसों की श्यानता जो होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, लिक्विड में घटती है। देखिए, ताप बढ़ाने पर द्रव के अणु और अधिक से गतिशील हो जाते हैं, जिससे उनके अणुओं के बीच कार्य करने वाला ससंजक बल घट जाता है, अतः उसकी श्यानता घट जाती है। भैया मैं कहता हूं चाशनी जब ठंडी होती है ना तो गाढ़ी हो जाती है, उस चाशनी को गर्म करोगे ना तो पतली हो जाती है। इसको समझने में बहुत ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। चाशनी को जब आप गर्म करते हैं, जब गर्म रहती है तो वह कैसा रहता है भैया? वो उसके ससंजक बल कमजोर रहते हैं, है ना, वो पतला हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होता है वो धीरे 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 गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो उसके गाढ़ापन होने का मतलब क्या है? उसके ससंजक बल का मान बढ़ना, उसकी श्यानता का मान बढ़ना। तो जैसे जैसे लिक्विड ठंडा होगा मतलब उसके तापमान में कमी होगी, वो गाढ़ा होता जाएगा। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि ताप बढ़ाने पर उसके अणु जो थे वो ज्यादा गतिशील हो जाएंगे, ससंजक बल से कमजोर कर देंगे उसके ससंजक बल को, इसलिए वहां पर उसका जो तरल का आप कह सकते हैं कि श्यानता है वो घट जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ठंडा होगा उसकी श्यानता बढ़ जाती है। जबकि गैस में बात करेंगे तो ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं का विसरण दर, मतलब गैसों का डिफ्यूजन बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तेजी से डिफ्यूज होंगे, जब तेजी से डिफ्यूज होंगे तो मतलब उनकी श्यानता बढ़ जाएगी। लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने से श्यानता घट रही है, लेकिन गैस में टेम्परेचर बढ़ाने से श्यानता बढ़ रही है। रीजन? तो गैस में डिफ्यूजन का रेट बढ़ जा रहा है और लिक्विड में ससंजक बल घट जा रहा है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम श्यानता के अनुप्रयोग की बात करते हैं, यूसेस की बात करते हैं, कहां कहां यूटिलिटी है, इसको कहां यूज किया जाता है। तो देखिए ना, मैंने आपको बोला ना अभी कि द्रवों तथा गैसों की श्यानता का उपयोग कई उपकरणों की गति को मंदित करने के लिए किया जाता है। द्रवों का और गैसों का श्यानता जो है ना, इसका उपयोग कई बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनकी स्पीड को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्पीड को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक,
अगला देखते हैं। ताप के साथ श्यानता परिवर्तित होता है, अतः मौसम के अनुसार उचित स्नेहक लुब्रिकेंट की तरह द्रवों का उपयोग किया जाता है। मतलब एक पॉइंट ये भी है कि श्यानता में टेम्परेचर के साथ में क्या होता है भैया, श्यानता में चेंजेस होता है। मतलब जो लुब्रिकेंट है ना, लुब्रिकेंट समझते हैं भाई, चिकनाहट पैदा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, घर्षण बल को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जहां पर घर्षण होता है दो सतहों के बीच में तो दोनों सतह घिसेंगे, लेकिन अगर इसके बीच में एक ऐसी मटेरियल रख दी जाए जो कि चिकनाहट पैदा करे तो इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लिप ओवर होंगे, तो लुब्रिकेंट की तरह द्रवों का उपयोग किया जाता है। तीसरा देखिए, ट्रेनों को शंट करते समय शॉक को अवशोषित करने के लिए बफर के रूप में उचित श्यान वाले द्रव का उपयोग किया जाता है। जब ट्रेनों को शंट करना होता है, मतलब जो अभी इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही हैं उसमें बहुत सारे चार्जेस उसके ऊपर स्टोर्ड रहते हैं, बहुत सारे चार्जेस उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। अगर मैं कुछ काम करने जाऊंगा तो मुझे झटका लगेगा, तो जितना भी करंट उस ट्रेन का है उस सबको क्या करना पड़ेगा, शंट करना पड़ेगा, मतलब ग्राउंड करना पड़ेगा। अब उसको ग्राउंड करने के लिए बफर के रूप में कुछ लिक्विड यूज किए जाते हैं जो बहुत ज्यादा श्यान होते हैं, जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। ये जितने भी इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं उसके अंदर, मतलब कहने का चार्जेस जो हैं उन सबको ले लेते हैं अपने अंदर और ट्रेन न्यूट्रलाइज हो जाती है। अब भैया उसके अंदर आपको जो काम करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने एक और पॉइंट पे जिसके हम बात कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहां से अब पिक्चर शुरू होगी। अगर थोड़ी से ध्यान में रखेंगे तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करी थी, हमने घर्षण गुणांक की बात करी थी, उसी तरीके से श्यानता गुणांक की बात करेंगे। घर्षण गुणांक की जब हमने बात करी थी तो हमने कहा था कि वहां पर लगाया गया जो घर्षण बल है ना, जो घर्षण बल लगेगा अल्टीमेटली, उसके लिए हम सतह के रूप में हम कैलकुलेट करते थे। अब यहां पर मैं क्या कहता हूं कि देखिए, एकांक दूरी पर स्थित द्रव के दो परतों के बीच प्रवाह की दिशा के लंबवत वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वेग प्रवणता की, फिर यहां पे हम बहुत सारी बातें समझेंगे। वेग प्रवणता, प्रवणता का मतलब ही होता है भैया क्या, वेग प्रवणता की बात हो रही है तो दो परतों के बीच प्रवाह की दिशा के लंबवत वेग परिवर्तन है ना। देखिए यहां पर वेग बटा में लंबाई या दूरी या गहराई कह सकते हैं, दूरी कह देता हूं, प्रवणता तो ऐसे ही निकालते थे। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डिस्टेंस, ये अल्टीमेटली क्या है, वेग परिवर्तन बटा में एकांक दूरी। मतलब वेग प्रवणता को अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप, डीवी अपॉन में डीएक्स। क्या लिखेंगे, डीवी अपॉन में डीएक्स। ठीक है, कैसे आएगा ये डीवी अपॉन में डीएक्स, तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए ये PQ एक सतह है जिसके ऊपर ये खूब सारे लेयर्स, मतलब पानी चल रहा है। दो लेयर कंसीडर कर लिया, एक लेयर ए और एक लेयर बी। पॉइंट समझ में आ गया होगा। हमारे पास ये एक फिक्स सतह, ये धरातल है भाई, है ना, ये छत का फर्श है मान लीजिए। चलिए इसके ऊपर मैं पानी बहा रहा हूं, इतनी मोटी सी लेयर चल रही है, तो मैं कहता हूं कि ये वाली लेयर ए कह दो और इस वाली लेयर को बी कह देता हूं। अब ये वाली बीच वाली लेयर हटा देता हूं। इसका मतलब ये तो नहीं कि लेयर्स नहीं होंगी। ये जो लेयर है इसको मैंने मान लिया कि भैया ये x दूरी पर है सतह से, x ऊंचाई पर, और ये वाला जो लेयर है इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो dx है, अर्थात ये सतह से x प्लस dx की ऊंचाई पर होगा। ठीक है, अब इस संदर्भ में जब मुझे ये बात पता है तो मैंने आपको सिखाया था कि आपेक्षिक गति होती है, इसकी वेलोसिटी कम, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। आइए चलिए हम जरा इधर समझते हैं। श्यानता गुणांक की बात कर रहे हैं हम। एक सतह है, इसके ऊपर फ्लूइड्स को चलना है। तो देखिए एक लेयर ये चल रही है
तो इसके ऊपर वाली जो लेयर होगी भैया एकदम ध्यान रखेंगे, ये इससे तेज ही चलेगी। इसके ऊपर की और बात करूंगा तो ये और तेज होगी, ठीक है। और सतह पे जो लेयर होगी वो रुकी हुई होगी। सतह वाली लेयर कैसी होगी? रुकी हुई होगी। तो मैं इस संदर्भ में कहता हूं आपसे कि भाई अगर आपके पास में जब ये सारी वैल्यूज हैं तो मैं कहता हूं ये सतह से यहां तक की जो दूरी है ना, इसको हमने कहा कि ये एकांक दूरी x पर है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने कह दिया कि ये dx है। तो इसकी दूरी को आप क्या लिख लेंगे? तो आप कहेंगे ये हो गया x प्लस dx। अगर मैं कहता हूं कि इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी dv ज्यादा होगी, तो v प्लस dv कह लीजिए। क्या कह लेता हूं? v प्लस dv। ये लेयर a है और ये लेयर b है। तो मैं कहता हूं यहां पर देखिए, माना दो सतह A तथा B, दो सतह A तथा B क्रमशः V तथा V प्लस dV वेग से गतिमान है। इनकी ऊंचाई धरातल से क्रमशः x तथा x प्लस dx है। धरातल से x है और ये dx है। तो मैं कहता हूं कि प्रवणता, वेग प्रवणता बराबर होगा वेग में परिवर्तन बटा में ऊंचाई में परिवर्तन। आपको ये बातें समझ में आ रही है? लेयर्स तो बहुत सारी चल रही होगी लिक्विड की, लेकिन मैं एक x डिस्टेंस पर और x प्लस dx डिस्टेंस पर ले रहा हूं। तो मैं कहता हूं ये कितना हो जाएगा भाई? वेग में परिवर्तन, अंतिम b का वेग माइनस a का वेग। वैसे ही ऊंचाई में परिवर्तन, b की ऊंचाई माइनस a की ऊंचाई। अब देखिए b का वेग अगर मैं कहता हूं तो मैंने कहा कि ये dv वेग ज्यादा है, तो v प्लस dv माइनस a का वेग बता v। और ऊंचाई की बात करेंगे तो x प्लस dx है ना b की ऊंचाई, तो ये हो गया x प्लस dx माइनस ऑफ x। फाइनली ये v में से v माइनस x में से x माइनस हो गया, क्या बचेगा? ये बच जाएगा आपका dv अपॉन में dx। मतलब वेग प्रवणता बराबर होगा हमारे dv अपॉन dx के। वेग प्रवणता किसके बराबर होगा? dv अपॉन में dx के। तो वेग प्रवणता से हमें समझ में आ रहा है कि भैया ये जो कहानी यहां पर कह रहे थे, ये dv अपॉन में dx, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या है? एकांक दूरी पर स्थित द्रव की दो परतों के बीच का प्रवाह मतलब dv की दर दिशा के लंबवत वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। या एक और बात देखिए, किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव के अंदर एकांक क्षेत्रफल वाली उन दो समांतर परतों के बीच लगने वाले श्यान बल के बराबर होता है जिनके बीच एकांक वेग प्रवणता हो। मतलब ये जो श्यानता गुणांक है ये एकांक वेग प्रवणता के बराबर होता है। अब इसकी यूनिट की अगर बात करेंगे तो इसकी यूनिट जो होगी वेग प्रवणता का प्रति सेकंड, और अगर विमीय सूत्र की बात करेंगे तो ये होता है हमारा m0 L0 t-1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए इसके लिए अगर हम बात करना शुरू करते हैं कि इसके ऊपर जो लगने वाला जो बल है, ठीक है ना, तो बल के लिए भी अब मुझे थोड़ी सी बातें करनी पड़ेगी। बल के लिए कहते हैं कि देखिए इसी के आगे बात करता हूं। श्यानता गुणांक की बात करेंगे। श्यानता गुणांक जो होता है ना,
ये F प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। क्या बोला इन्होंने, ये देखिए, किसी द्रव के श्यानता गुणांक उस द्रव के अंदर एकांक क्षेत्रफल पर उन दोनों समान परतों के बीच लगने वाली श्यान बल के बराबर होता है। तो मैंने कह दिया कि ये जो बल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया के। ठीक है, मतलब बल समानुपाती होता है क्षेत्रफल। इसी तरीके से ये जो बल है ये वह समानुपाती होता है हमारे dv अपॉन में dx के। मतलब यही बल समानुपाती होता है वेग प्रवणता के। ठीक है, अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे, अर्थात इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू A dv अपॉन में dx, A dv अपॉन में dx। अब अगर मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाई तो कांस्टेंट आएगा। F इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ईटा से डिनोट करते भैया इसको, A dv अपॉन dx। ये मुझे यहां पर लगने वाले बल के मान हो गए। ठीक है, अब ईटा जो है वो है क्या भाई, ये हमारा अनुपातिक नियतांक, ये हमारा श्यानता गुणांक। और नेगेटिव साइन किस बात को बता रही है कि ये लगने वाला बल विपरीत दिशा में होगा। ये नेगेटिव चिन्ह क्या बता रही है भैया, बल के विपरीत दिशा को निर्देशित करता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन को निर्देशित करता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ईटा जो है ये अनुपातिक नियतांक बना। अब अगर मैं कहता हूं यदि, जो स्टेटमेंट हमने लिखा था उस स्टेटमेंट के ऊपर आते, यदि एरिया इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट हो जाए और dv अपॉन में dx भी 1 यूनिट हो जाए, तो क्या मिलेगा भाई, तो F इक्वल्स टू माइनस ऑफ ईटा। ठीक है, F इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस ऑफ ईटा। मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं F इक्वल्स टू माइनस ऑफ ईटा इसके बराबर आ जाएगा। कब है ये, जब एरिया कितना हो गया 1 स्क्वायर यूनिट और जब dv अपॉन में dx ये भी कितना हो गया भैया 1 यूनिट, तब ये मिलने वाला है। ठीक है, तो इससे एक पॉइंट और समझते हैं, इससे एक पॉइंट और समझते हैं। फॉर्मूला क्या मिला भाई, तो F इक्वल्स टू माइनस ईटा A dv अपॉन में dx। ठीक है, क्या मिला, माइनस ईटा A dv अपॉन में dx, ये हमारा मिल जाएगा बल। अब इसके लिए हम विमीय सूत्र एंड वेग, ये तो वेग प्रवणता का था खैर, है ना। ये अगर हम बात करते हैं कि एकांक वेग के, तो देखिए किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव के अंदर, ये श्यानता गुणांक है, उस द्रव के अंदर एकांक क्षेत्रफल वाली दो समांतर परतों के बीच, क्षेत्रफल की वैल्यू एकांक कर दी, लगने वाले श्यान बल के बराबर होता है जिनके बीच एकांक प्रवणता हो, यानी प्रवणता भी एकांक हो गया, क्षेत्रफल भी एकांक। तो ईटा किसके बराबर हो गया, लगाए गए बल के बराबर, है ना, मतलब लगाए गए श्यान बल के बराबर। तो श्यानता गुणांक ये क्या हो गया, श्यान बल इस कंडीशन में श्यान बल बराबर होगा श्यानता गुणांक है। श्यान बल बराबर है किसके, श्यानता गुणांक है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई होगी बात और समझ में आ गया ये पूरा फैक्टर कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करके ले आते हैं इसको, है ना, किस तरीके से हमारा निकल के आता है भैया श्यानता गुणांक, ये निकल गया श्यानता गुणांक। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट के बाद हम यहां पर आ चुके हैं भैया यूनिट्स को फाइंड आउट करने के लिए, किसके, F। तो जो F के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए भैया ईटा के लिए ना, ईटा को निकालना है। ईटा को निकालते चले, देखिए फॉर्मूला माइनस ईटा A dv अपॉन में dx था, नेगेटिव चिन्ह को हटा देते क्यों, क्योंकि यूनिट निकालने चल रहे। तो भैया ईटा का मात्रक किसके बराबर होगा, ये F को यहीं रखिए, इन सबको नीचे ले जाएंगे। देखिए
ईटा इज इक्वल्स टू, ये जो पोर्शन है ये नीचे चला गया किसके, एफ के नीचे आ गया ए, और ये डीवी अपॉन डीएक्स पूरा ही नीचे कर दिया, डीवी अपॉन में डीएक्स। अब देखिए एफ का मात्रक अपॉन में एरिया का मात्रक और डीवी अपॉन में डीएक्स का मात्रक, ठीक है। तो सेंटीमीटर ये हो जाएगा, फोर्स का मात्रक कितना, डाइन, एरिया का मात्रक कितना मिलेगा, स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर, और डीवी अपॉन में डीएक्स की बात करेंगे तो ये मिलेगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड अपॉन में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है, क्या बचता है, सिर्फ प्रति सेकंड, ठीक है। तो अब इसको प्रति सेकंड को ऊपर ले जाएंगे, डाइन सेकंड अपॉन में स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना, डाइन सेकंड अपॉन में स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एसआई में लिख लेते हैं, है ना। एसआई में अगर लिखते हैं तो एसआई के लिए देखिए, इसको वापस से ले आता हूं मैं, एफ का मात्रक फिर से लिखता हूं मैं एसआई के लिए, देखिए एसआई के लिए हम लोगों ने क्या बात करी भैया, ये होता है हमारा एफ अपॉन में ए इंटू डीवी अपॉन में डीएक्स, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये वेग है ना, वॉल्यूम नहीं है, आयतन नहीं है। चलिए तो ये तो होता है भैया हमारा न्यूटन, ये एरिया होता है हमारा स्क्वायर ऑफ मीटर। डीवी अपॉन में डीएक्स की जब हमने बात करी थी तो हमने क्या बोला था भैया कि डीवी का मतलब क्या होगा, डीवी का मतलब क्या होगा भाई, तो ये है हमारा वेग, मतलब मीटर प्रति सेकंड, और यहां पर भी एक मीटर है तो ये मीटर से मीटर कट जाता है, ये प्रति सेकंड बचता है, सेकंड को ऊपर भेज दीजिए, न्यूटन सेकंड अपॉन में स्क्वायर ऑफ मीटर, न्यूटन सेकंड अपॉन स्क्वायर ऑफ मीटर, मतलब अगर ध्यान से देखूं तो ये फोर्स अपॉन एरिया इंटू टाइम है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू टाइम है, न्यूटन अपॉन, न्यूटन मतलब फोर्स, स्क्वायर मीटर मतलब एरिया, तो न्यूटन सेकंड को टाइम लिख दिया, तो ये फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया का मतलब क्या कह सकते हैं, प्रेशर भी कह सकते हैं ना, तो पास्कल इंटू टाइम भी लिख सकता हूं, पास्कल सेकेंड। तो देखिए शांता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर है, इसे पॉइजूली भी कहते हैं, है ना, इसको पॉइजूली भी कहते हैं, और इसको पीआई से निर्देशित करते हैं, ठीक है, या फिर पास्कल सेकेंड भी कह सकते हैं, या फिर ये देखिए पास्कल सेकेंड भी कह सकते हैं, ठीक है, मतलब पीएएस भी कहते हैं, क्लियर होगी बात। विमीय सूत्र की अगर आप बात करते हैं तो विमीय सूत्र निकाल लेते हैं, सेम निकालूंगा मैं, ऊपर रख दिया फोर्स की, ऊपर क्या है फोर्स, एरिया L2, dv मतलब LT -1 और नीचे L, एक L से एक L कैंसिल होगा, ये L2 बना लेगा, और एक L ऊपर से भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ML -1 T -1, क्या बचेगा ML -1 T -1। तो शांता गुणांक की हमारी विमीय सूत्र होगी। शांता गुणांक के लिए हम लोगों ने बात कर ली हमारी उसके एसआई यूनिट, एसआई यूनिट के साथ साथ में हमने सीजीएस यूनिट। एसआई में ये पॉइजूली याद रखेंगे भैया, है ना, ये पॉइजूली याद रखेंगे पीआई की वजह से, मतलब पीआई करके ही आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब हम जरा देखते हैं शांता गुणांक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अलग अलग मटेरियल्स के लिए गिवन एक टेबल, याद नहीं रखना आपको, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं कि क्या कब कैसे चेंज होता है। तो देखिए मैं कहता हूं जल की 20 डिग्री सेल्सियस पे जो शांता होती है वो 1 होती है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे 0.3 होती है। हमने पढ़ा था ना, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी शांता कम होती है, लिक्विड में तापमान बढ़ाने पर उसकी शांता क्या होती है, कम होती है। तो जल की 20 डिग्री पर तो 1 थी, लेकिन तापमान बढ़ा के आपने 100 कर दिया तो कितना बचा, सिर्फ 0.3। अब बात करते खून, हार बिल्कुल लाल लाल रक्त, है ना, ब्लड की बात करें भैया, 37 डिग्री पे 2.7, 37 पे 2.7, और जैसे ही खून खौलता है तब कितना होता है भैया, है ना, बताओ जरा। खून खौलता है इसका मतलब क्या, जैसे ही है ना खूब उबाल आती है ना, अपने गुस्सा आता है, भयंकर वाला रिएक्शन आता है, एकदम खतरनाक वाला, न्यूटन का नियम बड़ी तेजी से होता है। तो कई बार क्या होता है ना कि न्यूटन्स लॉ तो वैलिड है सिर्फ और सिर्फ इस पे कि एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, आपने जितना बल लगाया विपरीत में उतना ही बल रिएक्शन में मिलता है। इधर नहीं होता, इधर सामने वाले ने 1 दिया, अपन ने 2 दिए, तो भैया इधर कुछ गड़बड़ चलता है। चलो आओ खून की बात करते हैं, 37 डिग्री पे क्यों किया, तो नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होती है। तो भैया वो जो थर्मोमीटर में डॉक्टर लिख के जाते हैं वो कहते हैं कि मेरे को बुखार 102 डिग्री सेल्सियस,
ऐसा होता है क्या? ना भैया, वो डिग्री सेल्सियस नहीं कह के जाते, आप सुनते हो बस, वो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। आएगा अगला चैप्टर, बात करेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स के पहले ही, जहां पर हम स्केल की बात करेंगे। बड़े सारे गेम तो होते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस इधर कहते हो और वो डॉक्टर कहता है 98 है, भैया बुखार ही नहीं है ना, अपने को स्कूल नहीं जाना, अपन कहते हैं बुखार है, और मेजरमेंट में 98 ही आता है। तो 98 क्या है भाई, इधर तो 37 की बात हो रही है ना, और उधर में और भी कहते हैं 104 के ऊपर गए तो गए, निकल लिए, 105 के आसपास में तो निकल ही लेता आदमी, बचता नहीं है। तो क्या कहानी है उसकी बात करेंगे। फारेनहाइट है, वो अलग यूनिट है, ये अलग है। डिग्री सेल्सियस में भाई 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, और इस पे 2.7 जो है ना, 2.7 इंटू 10⁻³ पॉइजूल है, ये शांता गुणांक है ना। अगर पॉइज की बात कर रहे होते तो वो हटा देते, है ना, 10⁻³ वाला पोर्शन। चलिए, मशीन का तेल 16 डिग्री सेल्सियस पे 113 है और 38 डिग्री सेल्सियस पे 34 है। मशीन का तेल जब 16 डिग्री सेल्सियस पर रखोगे बहुत गाढ़ा हो गया, 113 हो गया, और जब उसको नॉर्मल टेम्परेचर 38 डिग्री मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें, बॉडी टेम्परेचर की बात करें, इस पे जब आप मशीन के तेल की बात करेंगे तो वो 34 आ जाता है। ग्लिसरीन भैया खूब यूज होता है ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। ग्लिसरीन आपने देखा होगा, गाढ़ा होता है, मीठा भी होता है, एरोमेटिक होता है, तो मीठा बेची लगता है। 20 डिग्री सेल्सियस पे 830 पॉइजूले होता है। 830 गुणे 10⁻³ कॉमन है ना, मैं रीड नहीं कर रहा हूं, बट 10⁻³ सब में कॉमन है। 830 इंटू 10⁻³ होता है किसका? ग्लिसरीन का, 20 डिग्री सेल्सियस पे। शहद 200 होता है भैया, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। वायु की बात करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ये 0.017 होता है, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस पे ये 0.019 होता है। गर्मी का दिन है भैया 40 डिग्री सेल्सियस, तो भैया 0.019 इंटू 10⁻³ पॉइजूले होता है। चलिए, क्लियर हो गई होगी यहां पर कोएफिशिएंट की बात, मतलब थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए इन फिगर्स को रखा था, कुछ नंबर्स को रखा था, जिससे कि आप है ना एक बार कंपैरेटिवली उन नंबर्स को देख लीजिए। बस याद कुछ भी नहीं रखना भाई, इनमें से कुछ भी नहीं याद रखना, ठीक है ना। इन टेबल में से कुछ भी आपको याद नहीं रखना, जहां भी आएगा गिवन होगा। आइए, एक एग्जाम्पल आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, इसको निपटाते हैं, समझ में आ जाएगा कि हमने क्या बातें करी। हमें कह रहे हैं कि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली धातु की एक प्लेट 2 mm चौड़ी कैस्टर ऑयल की परत पर रखी गई है, ठीक है। यदि कैस्टर ऑयल का श्यानता गुणांक देखिए गिवन है 15.5, पॉइज गिवन है, पॉइजूले नहीं, ठीक है। तो प्लेट को 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से हटाने के लिए आवश्यक स्पर्श रेखीय बल की गणना कीजिए। मतलब हमसे क्या मांगा जा रहा है भैया, हमसे ये कह रहे हैं F इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ईटा ए डीवी अपॉन में dx। मुझे ये F निकाल करके दे दीजिए। ईटा की अगर आप बात करते हैं तो गिवन है कुछ कुछ, है ना। ईटा यहां पर गिवन है 15.5 पॉइज। पॉइजूले में जब चेंज करेंगे तो 15.5। एक काम करते हैं ना, एक डेसिमल खिसका ही देते हैं, बस हो जाएगा। 1.55 पॉइजूले, ठीक है। एरिया की अगर आप बात करते हैं यहां पर एरिया की, तो ये 2 mm गिवन है। एरिया खैर नहीं गिवन है यहां पर मेरे को, तो गिवन है dx। हाँ, ये हमारे पास में गिवन है dx 2 mm। और अगर dv की बात करें, वेग की बात करता हूं, तो ये गिवन है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये देखिए 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो एक काम करते हैं, ये इन सबको निकालते हैं, फिर फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखिए, वेग प्रवणता मतलब dv अपॉन में dx। dv का मतलब 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, सेकंड तो ठीक है, तो 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड हो गया। dx की बात करेंगे तो ये कितना होगा भैया, तो ये है 2 mm, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। अब इसको काटापीटी कर लेते हैं, तो ये तो 1.5 हो गया, इंटू ये 10 की पावर ऊपर जाकर के 1 ही बचेगा, है ना। 10 की पावर 3 हो गया, -2 था, तो सिर्फ और सिर्फ 10 बचेगा। मतलब ये आ गया हमारा 15, ये आ गया हमारा 15 प्रति सेकंड।
15 प्रति सेकेंड। अब क्या करना भाई, अब यहां पर गिवन है वैल्यू, उठाइए और रख दीजिए। ईटा 1.55 पॉइजूल है, ठीक है। एरिया के लिए 100 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है, तो एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इसको भी यहीं कहीं सॉल्व कर ही लेते हैं ना। एरिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 100 इंटू 10 टू द पावर -4, -2 का स्क्वायर -4, ये 2 जीरो को कंपनसेट कर देगा, यानी 10 टू द पावर -2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एरिया की जगह पर रख दीजिए 10 टू द पावर -2, है ना। डीवी अपॉन में डीएक्स की अगर अपन ने बात करी तो ये 15 हमने अलग से निकाल के लिया ही लिया। इसको एक काम करो ना, इसको 1.5 ही रखते हैं, अच्छा लगेगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। ये 15 225, तो 22.5 गुणे 10 की पावर -2। और अगर इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो इसको, इस डेसिमल को 1 पॉइंट और लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली मेरे को कितना मिल जाएगा भाई, तो 0.2325 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया हमारा 0.2325 न्यूटन, हाँ ठीक है, 225, ठीक है, 0.225 न्यूटन भाई, ठीक है, 0.225 न्यूटन, खत्म। ये मिल गया मुझे फोर्स। इसी की बात कर रहे थे ना, कितना रेखीय बल, कितना स्पर्श रेखीय बल चाहिए, 0.225 न्यूटन, ठीक। चलिए, क्लियर होगी बात इस एग्जांपल से, किस तरीके से हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, ये वाला पोर्शन में हमारा यहां पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अगर आगे बढ़ते हैं, जरा हम श्यान बल और घर्षण बल में सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज है। तो पहली सिमिलैरिटी श्यान बल और घर्षण बल के बीच में तो यह है कि दोनों एक तरीके से फ्रिक्शन है ना, दोनों एक तरीके से क्या है, घर्षण है। जो घर्षण बल है वो भी विरोध करता है, श्यान बल भी विरोध करता है। घर्षण बल बस ये है कि दो ठोस वस्तुओं के बीच में लगता है, जबकि श्यान बल की अगर बात करते हैं तो यह तरल के दो लेयर्स के बीच में लगता है। तो देखिए, यह तरल के दो परतों के बीच में अपेक्षिक गति का विरोध करता है, जबकि घर्षण बल यह ठोस वस्तुओं के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध करता है। घर्षण बल ठोस वस्तुओं के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध, और श्यान बल दो तरल परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध करता है। अच्छा, यह आणविक आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। ये आणविक आकर्षण के कारण, जो हम लोगों ने मॉडल भी पढ़ा था, यहां पे जो हम लोगों ने मॉडल पढ़ा था, इस मॉडल की हमने बात कही थी, यह आणविक आकर्षण बल के कारण होता है। जबकि आपने बात करी घर्षण बल में, तो यह भी आणविक आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। यह भी उनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसके कारण ही उत्पन्न होता है। तभी तो जो खुरदरी सतह होती है उसमें यह ज्यादा होता है, चिकनी सतह होती है तो कम हो जाता है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और जरा अंतर की बात करते हैं। ये तो सिमिलरिटी थी, अब अंतर की बात करते हैं। तो श्यान बल परतों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन घर्षण बल संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर निर्भर करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे नहीं। घर्षण बल संपर्क तलों के क्षेत्रफल पे कुछ भी निर्भरता नहीं है, लेकिन यह है श्यान बल परतों के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। हमने बात करी अभी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था भैया एरिया। श्यान बल में एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एरिया, यहां पर एरिया का कोई रोल नहीं है, एरिया पर डिपेंड करती ही नहीं है। अच्छा, यह एक ही द्रव के दो परतों के बीच में लगता है। ये जो श्यान बल है वो सेम द्रव के, खुद के द्रव के दो परतों के बीच में लगता है, क्योंकि इसलिए तो कहते हैं कि ये वाला जो बल होता है वो ससंजक बल होता है। जबकि यह ठोसों के संपर्क तलों के बीच कार्य करता है। ये दो ठोस है, दोनों ठोसों के जो संपर्क तल होता है उनके बीच में काम करता है, और ये तो खुद में ही काम कर रहा है, इसी के लेयर्स में काम कर रहा है। ठीक है, यह वेग प्रवणता पर निर्भर करता है, यह ठोस के अपेक्षिक वेग पर निर्भर नहीं करता, यह वेग प्रवणता पर निर्भर करता है। ये अगली जो लाइन थी F प्रोपोर्शनल टू A, अगली जो लाइन थी A प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dx था। वेग ज्यादा होगा तो इसमें फोर्स की वैल्यू बदलेगी, लेकिन यह ठोस के अपेक्षिक वेग पर निर्भर नहीं करता, इसके वेग से कोई लेना देना नहीं है फ्रिक्शन का। ठीक है, यह हो गई इन दोनों के बीच में क्या भाई, डिफरेंसेस। मतलब इनके बीच में सिमिलैरिटीज भी हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
3 फैक्टर्स बस यहां से याद रखिए और इसी के साथ में हम अपने सेशन को एंड भी कर लेंगे। तो देखिए, शान बल द्रव की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। क्लियर है? शान बल एक विरोध करने वाला बल है ना, नेगेटिव आएगा इसके फोर्स में। ये देखिए, ये विरोध करता है हमेशा। शान बल जो होगा वो होता कितना है, तो ईटा ए इंटू डीवी बाई डी एक्स, ये इंटू है, इंटू डीवी बाई डी एक्स, ईटा ए इंटू डीवी अपॉन में डीएक्स। डीवी अपॉन डीएक्स क्या है भाई, तो ये है, ये हमारा वेग प्रवणता है। ये डीवी अपॉन में डीएक्स जो है ये क्या है, वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ए जो है ये हमारा क्षेत्रफल है, ये परतों का क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये ईटा जो है ये अनुपातिक नियतांक है, जिसको हम शानता गुणांक भी कहते हैं। ये शानता गुणांक भी है भैया, ये शानता गुणांक है। और नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ये अपेक्षिक गति का विरोध करता है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। शानता गुणांक का SI मात्रक पाइजूले है, PI से डिनोट करते हैं, या फिर पास्कल सेकंड से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, चलिए, तो ये हो गई भाई हमारी शानता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बात, हमारी शानता के बारे में बात। ठीक, चलिए, तो इस सेशन को अब कर लेते हैं भाई यहीं कहीं पर समाप्त, क्योंकि हमने जो टारगेट सेट किया था कि हमें पढ़ना है विस्कोसिटी को, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंडेक्स को, हमने इनको डिस्कस कर लिया, हमने बात कर ली। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स भाई हमेशा से कमिटेड एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और ये सारे ही कोर्स कंटेंट लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपके लिए यहां पर यह पूरा कोर्स कंटेंट NCERT बेसिस पर आता है। इसका मतलब है कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या फिर आप सेंट्रल बोर्ड से हो, यहां पर आपका पूरा कोर्स कंटेंट पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए ई बुक्स एंड ई नोट्स, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा डिजाइन की गई है आपके लिए। और अब ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी नहीं घबराना है। साथ ही साथ जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर। कोई सजेशन सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, कोई नई अनाउंसमेंट आती है, वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।